प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 18वां पाठ रचनात्मक कार्य करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो अब अनुच्छेद लेखन होता क्या है? अनुच्छेद लेखन की परिभाषा, अगर हम परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन जब है, व्यक्ति अपने जो होती अपनी भावनाएं कैसे प्रकट करता है लिखकर। कभी वह विस्तार में बताता है, कभी वह संक्षेप में बताता है, कभी तो वह हाँ या न में भी उत्तर देता है, कभी तो सिर हिला के भी अपने विचारों को प्रकट कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को विस्तार से बताना चाहता है तो वह निबंध लेखन के अंतर्गत वह आता है। इसके अंदर सभी अलग अलग विचारों को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, फिर आखिरी में उसकी विवेचना तक की जाती है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में एक ही प्रकार के विचार को कम शब्दों में, संक्षेप, कम शब्द का अर्थ है संक्षेप में लिखा जाता है। हर वाक्य एक दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है, उनमें संबंध होता है तथा ये अगर हम निबंध की तुलना में कहें तो ये संक्षेप ही है। तो अनुच्छेद होता क्या है, इसकी हम एक बार इसको लिखना नहीं, केवल आपको समझना है। अनुच्छेद लेखन होता क्या है, आपस में लिखेंगे हम, आपको लिखना नहीं, केवल समझना है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, मैंने आपको बस ज्ञान के लिए बता दिया कि इसमें क्या होता है। एक दूसरे से संबंधित वाक्य जो होते हैं, ये किसी बड़े विषय का एक भाग लेते हैं। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद क्या होता है, ये संबंधित वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसमें एक विषय के एक भाग को या उपभाग को, एक छोटा सा हम उसका वर्णन करते हैं। किसका? किसी बड़े विषय के एक भाग का या उस भाग से भी छोटा जो हो, उपभाग का वर्णन किया जाता है, वही अनुच्छेद कहलाता है।
तो इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आज हम एक अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला अनुच्छेद। अनुच्छेद की एक और विशेषता है कि इसे एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, 2 या 3 अनुच्छेद करने की जरूरत नहीं है। यह वाक्यों का समूह होता है, इसमें वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमें अनुच्छेद बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा पहला अनुच्छेद है बच्चों, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। तो आज हम इसी पे अनुच्छेद लिखेंगे, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। हमारा पहला अनुच्छेद है, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। तो बच्चों इसमें हमें लाइन नहीं बदलनी है, अनुच्छेद नहीं बदलना है, लगातार हमें 12 पंक्तियां हैं, 12 वाक्य लिखने हैं, 12-14 उतने में ही आ जाएगा। वाक्य छोटे हैं लेकिन प्रभावशाली हैं। आप देखेंगे वाक्य छोटे ही हैं लेकिन प्रभावशाली हैं। तो शुरू करते हैं अपना अनुच्छेद लेखन। राजा भरत के नाम पर, राजा हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा, राजा भरत के नाम पर, के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। है। इसकी प्राकृतिक संपत्ति अपार है। इसकी, यहाँ पे इसकी किसके लिए किया है बच्चों प्रयोग? देश के लिए, इसकी, और देश को स्त्रीलिंग माना जाता है। इसकी प्राकृतिक संपत्ति, अपार है। अब प्राकृतिक संपत्ति ये कैसी होती? पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, मैदान, पठार, वन, इसमें पाई जाने वाले जो जीव हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, समुद्र, तो ये सब प्राकृतिक संपत्ति। बर्फ से डूबे हुए बर्फीले पहाड़ और मरुभूमि, रेगिस्तानी भूमि, तो ये सब इसकी प्राकृतिक संपत्ति है। किसकी? हमारे देश की। आगे चलते हैं। तो ये अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं हम। अब लिखते हैं, कहीं विशाल पर्वत है, वही उसी को बताया गया है। मैंने बताया था प्राकृतिक संपत्ति। अब इसको इसी के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है
कि कहीं विशाल पर्वत है, प्राकृतिक समृद्धि क्या होती क्या है, कहीं विशाल पर्वत है। आपको पता है हिमालय भारत का ही हिस्सा है। तो कहीं पवित्र जल वाली नदियां, जल वाली नदियां, तो कौन कौन से हैं चलो, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ये सब पवित्र नदी, सरयू, बहुत सी नदियां हैं जिनके जल को पवित्र कहा जाता है। तो देश में ऐसी नदियों की भी कोई कमी नहीं है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी हमने बताया देश जो होता है स्त्रीलिंग शब्द, देश, इसीलिए देश को स्त्रीलिंग, धरती को माता कहा जाता है। इसकी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, पैदा होती हैं हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। तो शत्रु कौन है? हिमालय से दूसरे देश के लोग उसे पार करके नहीं आ सकते, चाहे वो आसानी से नहीं आ सकते, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। तो इसीलिए वाक्य लिखा है हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। वहाँ के पहाड़ बहुत ही दुर्गम हैं, विश्व के वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो इसीलिए शत्रु को आने से रोकता है। अगर वह मैदानी इलाका होता तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाता। तो हिमालय एक तरह से देश की रक्षा कर रहा है। किससे? शत्रुओं से। मेरे ख्याल से ये वाक्य आपको समझ आ गया होगा। हमें बच्चों अनुच्छेद लिख रहे हैं, इसमें हमें अनुच्छेद बदलना नहीं है, वही एक अनुच्छेद चला जा रहा है, हमें अनुच्छेद बदलना नहीं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, लिखेंगे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर है। आपको
आपको ध्यान देना है कि आपको अनुच्छेद नहीं बदलना। हम इसमें भारत की जो है अपने देश भारत की विशेषताएं बता रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं, उसकी प्राकृतिक संपदा के बारे में बता रहे हैं। तो सब वाक्य आप देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब में देश के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इसीलिए हमें इसका अनुच्छेद नहीं बदलना। इतिहास भी बताया गया था कि राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, और भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। एक जरूरी चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देश के बारे में, तो इसके बाद में आपको अनुच्छेद नहीं बदलना, इसके बाद कोई अनुच्छेद बदलेगा नहीं। हम ठीक उसी के पीछे वाक्यों का समूह है। मैंने आपको शुरू में बताया था अनुच्छेद लेखन, इसमें वाक्यों का समूह है जो एक ही किसी, जैसे इसमें हम भारत की विशेषता, अपने देश, प्यारे देश भारतवर्ष के बारे में बता रहे हैं, और इसमें कोई अन्य हमने विषय को नहीं चुना लिया है, केवल देश का बखान किया जा रहा है विस्तार से। तो हमें अनुच्छेद नहीं बदलना। आगे चलते हैं। भारत, भारत संसार का सबसे प्राचीन, संसार का सबसे प्राचीन देश, सबसे प्राचीन देश है। तो हम सब बच्चे अपने जो व्याकरण की पुस्तक से लिख रहे हैं, लेकिन कुछ हमने ज़रूरी जो वाक्य हैं उन्हीं को ही लिखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो है अनुच्छेद बहुत बड़ा बने। तो फिर इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त, भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त। इसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले, यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। यहाँ की संस्कृति गौरवशाली है। यहाँ की संस्कृति गौरवशाली है। प्राचीन काल में
भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। तो बच्चों, भारत को क्यों विश्व गुरु कहा जाता था? क्योंकि हम सांस्कृतिक रूप से काफ़ी धनी थे। हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय थे, भारत के विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए विश्व के बहुत से लोग प्रयास किया करते थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। यहाँ ज्ञान का असीम भंडार था। तो नालंदा, तक्षशिला जो है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, वहाँ दाखिला लेने के लिए दूसरे देशों से भी शिष्य आते थे और काफ़ी मुश्किल से उन्हें अगर जो योग्य होता था उसे ही दाखिला दिया जाता। तो एक तरह से कहा जाता था कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। ज्ञान का सबसे पहले सूर्य पहले यहीं उगा था। इसको आगे लिखते हैं। ज्ञान का सूर्य सबसे पहले यही उगा था। तो यहाँ पे ज्ञान रूपी सूरज की बात किया गया। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो यहाँ ज्ञान का सूरज सबसे पहले उगा था। मैंने बताया था बौद्धिक संपदा की दृष्टि से भारत महान था, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि यहीं से ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ के लोग बुद्धिमान थे। यहाँ के पूरा संसार भारत को विश्व गुरु के नाम से ही जाना जाता था। किसी भी ज्ञान के लिए, सीखने के लिए लोग यहीं का रुख किया करते थे। इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ जो ज्ञान रूपी सूरज है, यहीं पे सबसे पहले उगा था। अब चलते हैं हिंदी भारत के बारे में बात है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा है। यहाँ के नागरिक अपने देश से, प्रेम करते हैं, और हमेशा इसकी रक्षा के लिए तैयार
रहते हैं। मुझे भी अपना देश बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। शीर्षक था हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। ये हमारे जो व्याकरण की पुस्तक है उसके 110 पेज नंबर है, 110 पे दिया गया है। मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। शीर्षक है हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो अनुच्छेद हैं सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। और यहाँ मुख्य जो उद्देश्य है वह क्या है? भारतवर्ष के बारे में बताना कि इसकी संस्कृति कैसी है, यहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं, विश्व में भारत का क्या स्थान है, यहाँ के नागरिक कैसे हैं, किस प्रकार के धर्म का यहाँ पालन किया जाता है, और यहाँ पे जैसे सभी धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, ये विशेषता है भारत की। और हमें अंतिम जो वाक्य है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमें अपना देश अच्छा लगता है, हम इससे प्यार करते हैं। तो ऐसे ही करना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ फिर से। इसका ये पेज 110 पे है, 110 पे हमारा शीर्षक है अनुच्छेद का हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। भारत हमारा प्यारा देश है। राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। इसकी प्राकृतिक संपत्ति अपार है। यहाँ विशाल पर्वत है तो कहीं पवित्र जल वाली नदियाँ। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। यहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं। लोग जलवायु बदलने के लिए पर्वतीय स्थानों पर घूमने जाते हैं। अगर आप इस वाक्य में से एक दो वाक्य भूल भी जाते हैं तभी भी कोई फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए आपको लिख करके इसका अभ्यास करना है। हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत संसार के सबसे प्राचीन देश है। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों की बोली और वेशभूषा में अंतर है। यहाँ की संस्कृति गौरवशाली है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ज्ञान का सूर्य सबसे पहले यहीं उगा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ के नागरिक अपने देश से प्रेम करते हैं तथा हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। मुझे भी अपना देश बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों, इसको आप इस अनुच्छेद को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करें। ये हमारी अर्थ वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। तो मैं आपको 2 अनुच्छेद और एक पत्र लिखवाऊंगा। हमारा पहला अनुच्छेद आपने देख लिया, हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। हमारा पहला अनुच्छेद क्या है? हमारा प्यारा देश भारतवर्ष। एक और अनुच्छेद लिखाएंगे और एक पत्र। तो ये रचनात्मक कार्य है, पाठ 18। ये किसके अंतर्गत आएगा? क्योंकि हम इसमें सोच के रचना की जाती है, पत्र की रचना की जाती है। व्यक्ति अपने अनुसार पत्र लिखता है, अपने अनुसार अनुच्छेद लिखता है। इसीलिए कुछ वाक्य अगर
आप छोड़ के अपने शब्दों में भी लिखेंगे तो वह भी सही, उसे गलत नहीं कहा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।